नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुंडली विश्लेषण में ग्रहों की उच्च और नीच राशि के बारे में मैं विस्तार से बताऊंगी। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको ग्रहों की दृष्टि के बारे में बताया था कि कौन सा ग्रह जो है अपने स्थान से कौन कौन से भाव को देखता है, जैसे मंगल, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, ये किस राशि के स्वामी हैं, इनके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया था ना। और तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्रहों की जो उच्च और नीच राशि और उनका क्या प्रभाव जो है वो पड़ता है उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी कि जैसे कि जब हम किसी भी जातक या बच्चे की जो जन्म कुंडली को देखते हैं तो इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए कि जो कौन से ग्रह कुंडली में उच्च के हैं और कौन कौन से ग्रह जो हैं वो नीच राशि के बैठे हुए हैं। क्योंकि जो भी ग्रह कुंडली में उच्च के होते हैं वो हमेशा अच्छा फल देते हैं, और वही ग्रह जो जब नीच राशि में होते हैं तो बहुत खराब फल देते हैं। अब इसको मैं समझाती हूँ, जैसे उदाहरण में आपको बाद में बताऊंगी कि कौन कौन सा ग्रह उच्च और नीच का होता है। जैसे मान लिया कि ये सूर्य है, क्रम नंबर मैंने यहाँ पे क्रम से लिखे हुए हैं, 9 जो राशियाँ हैं उसके हिसाब से मैंने 12 राशियाँ हैं और 9 जो ग्रह हैं उनके स्वामी यहाँ पर हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य का स्वामी जो है वो सिंह है, चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है ना। मंगल जो है वो 2 राशियों का स्वामी है, मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी। बुध जो है वो मिथुन और कन्या 2 राशियों का स्वामी है। इसी तरह से बृहस्पति धनु और मीन लग्न का मीन राशि का स्वामी है। शुक्र जो है वो वृष और तुला राशि का स्वामी है। शनि कुंभ और मकर राशि का स्वामी है। इसी तरह से राहु जो है इसको मिथुन राशि का स्वामी, मैं स्वामी तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ, राहु की जो राशि है वो मिथुन मानी जाती है, या कुछ जो ज्योतिषाचार्य जो हैं वो वृष राशि को भी राहु की राशि मानते हैं और केतु को धनु राशि मानते हैं। अगर राहु की वृष मानते हैं तो केतु की इस हिसाब से वृश्चिक हो गई। तो ये क्या है, दोनों ये आमने सामने यानी सम सप्तम पे जब बैठे होते हैं तो इनकी सामने की जो राशि होती है वो उल्टी, राहु की जो राशि है उससे 7वीं राशि हमेशा धन केतु की मानी जाती है। अब जैसे कुंडली में सूर्य जो है सिंह राशि का स्वामी है, अगर सूर्य की जो उच्च राशि है वो मेष राशि है, हालांकि स्वामी तो 5 नंबर की राशि का है, सिंह राशि का है, लेकिन उसकी जो उच्च राशि है वो कौन सी है, वो मेष राशि है। और उसके बिल्कुल जो 7वीं राशि होती है वो हमेशा नीच राशि मानी जाती है। अब जैसे यहाँ पर शुक्र की जो उच्च राशि कौन सी है, मेष राशि है। मेष राशि की से जो बिल्कुल 7वीं राशि कौन सी है, ये वाली राशि, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7, तो उससे 7वीं राशि जो होती है वो हमेशा नीच राशि मानी जाती है। इसी तरह से चंद्रमा की जो है उच्च राशि कौन सी है, चंद्रमा वृष राशि में उच्च का होता है, और इससे बिल्कुल 7वीं राशि यानी वृश्चिक राशि में चंद्रमा जो है वो अगर बैठा हो तो वो नीच राशि का माना जाता है। जैसे चंद्रमा की उच्च राशि कौन सी है, यहाँ पर वृष राशि है। अगर वृष राशि में यहाँ पर चंद्रमा उच्च का होकर बैठा हुआ है तो इससे बिल्कुल 7वीं राशि कौन सी आ जाएगी, ये आ जाएगी, वृश्चिक राशि आ जाएगी। तो ये नीच राशि हो जाएगी इसकी। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, हमेशा जो भी ग्रह की उच्च राशि है उससे 7वें नंबर की जो राशि है वो उससे उसकी नीच राशि मानी जाती है। इसी तरह से मंगल की जो राशियां हैं, मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है, लेकिन मंगल अगर मकर राशि में बैठा हुआ है कुंडली में तो वो उच्च का माना जाएगा। तो मंगल की जो उच्च राशि कौन सी है, मकर राशि, और इससे 7वीं राशि यानी कर्क राशि जो है वो मंगल की नीच राशि मानी जाएगी। इसी तरह से बुध जो कि मिथुन और कन्या राशि का तो स्वामी है, और बुध की जो उच्च राशि है वो कन्या राशि है, लेकिन बुध की जो नीच राशि है वो क्या है, मीन राशि, जिसका स्वामी बृहस्पति है। इसी तरह से बृहस्पति है, बृहस्पति धनु और मीन 2 राशियों का स्वामी है, लेकिन बृहस्पति अगर कुंडली में कहीं कर्क राशि में बैठा हुआ है तो वो उसकी उच्च राशि होगी,
और उससे जो 7वीं राशि है वो मकर राशि है, जिसमें वो नीच की राशि उसकी होती है। शुक्र वृष और तुला राशि का स्वामी है, लेकिन शुक्र की जो उच्च राशि है वो कौन सी है? मीन राशि है। और शुक्र की नीच राशि कौन सी है? कन्या राशि मानी जाती है। अभी मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगी इस चीज को। इसी तरह से शनि, शनि जो है, शनि की राशि कौन सी है? कुंभ और कुंभ और मकर राशि का शनि स्वामी है, लेकिन शनि जो है वो तुला राशि में उच्च का होता है और मेष राशि में अगर बैठा हो तो वो नीच का कहलाता है। इसी तरह से राहु की जो उच्च राशि है वो मिथुन मानी जाती है, और राहु की जो राशि है मिथुन, उच्च की राशि जो है वो मिथुन मानी जाती है, और उसकी नीच राशि जो है वो धनु मानी जाती है। इसके विपरीत हो जाएगी, केतु की उच्च राशि जो है वो धनु मानी जाती है और इसकी नीच राशि जो है वो मिथुन मानी जाती है। अब मैं उदाहरण लेती हूँ। मान लिया किसी भी जातक की, जातक यानी जिस बच्चे का जन्म हुआ है, किसी भी बच्चे की कुंडली में यहाँ पर सूर्य जो है, सूर्य की उच्च राशि कौन सी है? सूर्य जो है वो मेष राशि में उच्च का है। ठीक है, अब यहाँ पर मेष राशि कौन सी है? 1 नंबर की राशि है। तो यहाँ पर हम सूर्य को लिख देंगे 11वें भाव में। सूर्य जो है यहाँ पर मेष राशि में उच्च का होकर बैठा हुआ है। अब मेष जो 11वां भाव है, देखो उच्च का ग्रह जो है कैसे प्रभाव देता है। सूर्य वैसे यहाँ पर क्या है? 5 नंबर की राशि का स्वामी है, क्योंकि सूर्य की अपनी राशि क्या है? सिंह राशि है। लेकिन सूर्य मेष राशि में बैठा है तो उच्च का होकर बैठा है। अब ये जो भाव है, ये 11वां भाव जो है, ये किस चीज का भाव है? ये व्यक्ति की इनकम सोर्सेस का भाव है, व्यक्ति के आय का भाव है। अब यहाँ पर सूर्य अगर उच्च का होकर बैठा है तो इसका मतलब क्या है? व्यक्ति के पास पैसा बहुत होगा, व्यक्ति प्रसिद्धि प्राप्त करेगा, अत्यंत प्रभावशाली होगा, क्योंकि उच्च का सूर्य जो है वो आय संबंधी जो है बहुत अच्छे फल देता है। अब दूसरी बात, सूर्य जो है, सूर्य की अपनी राशि कौन सी है? 5 नंबर की राशि। तो 5 नंबर की राशि यानी तीसरे भाव में सूर्य बैठा है लगन से, 1, 2 और 3, तीसरे भाव में सूर्य यहाँ पर बैठा है। तीसरा भाव जो है वो किसका है? पराक्रम का भाव है, मेहनत का भाव। इसका मतलब जातक क्या होगा? मेहनती होगा और अपने ही दम पर वो आगे बढ़ता चला जाएगा। साथ ही साथ जो 11वां भाव है वो बड़े भाई बहनों का भी होता है। सूर्य उच्च का सूर्य जो है वो भाई बहनों से अच्छे संबंध दिखाएगा, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, है ना, और संबंध उनके साथ उसके अच्छे रहेंगे, क्योंकि सूर्य उच्च का है यहाँ पर। इसी तरह से अब मैं किसी और एक और उदाहरण लेती हूँ। चलो मान लिया हमने यहाँ पर बृहस्पति का उदाहरण लेते हैं। बृहस्पति की किस राशि का स्वामी है? बृहस्पति धनु और मीन राशि का तो स्वामी है, लेकिन बृहस्पति कुंडली में अगर कर्क राशि में बैठा हुआ है तो कर्क राशि यानी 4 नंबर की राशि। अब यहाँ पर बृहस्पति को हम 4 नंबर की राशि में बैठा देते हैं। यहाँ पर 4 नंबर में बृहस्पति उच्च का होकर बैठा है। ठीक है, अब यहाँ पर गुरु उच्च का है। अब ये दूसरा भाव जो है वो किस चीज का है? ये है पैतृक संपत्ति का। पैतृक संपत्ति यानी बृहस्पति धन का कारक भी है। तो इसका मतलब क्या है कि गुरु दूसरे भाव में उच्च का होकर बैठने से यहाँ पर व्यक्ति के पास पैतृक संपत्ति भी बहुत होगी, उसको पैतृक संपत्ति भी मिलेगी और उसके पास जो इनकम होगी वो बहुत ज्यादा इनकम होगी, क्योंकि गुरु धन का कारक भी है, तो व्यक्ति के पास धन की कमी होने नहीं देगा। अब यहाँ पर देखो गुरु जो है वो किन राशियों का स्वामी है? बृहस्पति यहाँ पर किस किस राशि का स्वामी है? धनु और मीन राशि का स्वामी है बृहस्पति। तो इसका मतलब क्या हुआ कि धनु यानी 7 नंबर का भाव और यहाँ पर मीन राशि जो है वो 10वें नंबर का भाव। तो 10वां स्थान जो है वो कर्म क्षेत्र है, कर्म का स्थान है। तो इसका मतलब व्यक्ति के कर्म क्षेत्र में बृहस्पति का पूरा योगदान रहेगा। यहाँ बृहस्पति उच्च का होकर व्यक्ति मेहनत करेगा, कर्म करेगा, उसको सफलता मिलेगी और वो पैसा अर्जित करेगा। और साथ ही गुरु जो है
सप्तम भाव का भी स्वामी है। सप्तम भाव का मतलब क्या है कि अगर व्यक्ति पार्टनरशिप करता है, क्योंकि पार्टनरशिप का भाव भी है, तो पार्टनरशिप करता है तो उसमें भी उसको सफलता मिलने के 99% चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर गुरु जो है धन भाव में उच्च का होकर बैठा हुआ है। तो इस तरीके से ग्रह जो होते हैं, जो उच्च के होकर बैठे होते हैं, वो अपना अलग ही प्रभाव दिखाते हैं। इसी प्रकार से जो ग्रह अगर नीच के होकर बैठते हैं, मान लीजिए सूर्य यहाँ ना बैठकर, उच्च का होकर ना बैठकर सूर्य यहाँ पर बैठा होता तुला राशि में। तुला राशि क्या है? सूर्य की नीच राशि है। अब नीच राशि में सूर्य का बैठना ये अपने आप में बड़ा अशुभ है, क्योंकि सूर्य क्या है, यहाँ पर सूर्य अलगाव पैदा करता है, अलग करता है। पांचवा भाव है संतान का, तो यहाँ पर सूर्य बैठकर क्या करेगा? एबॉर्शन करवा देगा। संतान सुख जो है वो उसमें जो है वो कमी करेगा, कहीं ना कहीं उसमें परेशानी खड़ी करता है। सूर्य उच्च का नीच का होकर यहाँ बैठा है, ये भाव शिक्षा का भी है, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी उसमें कोई ना कोई उसको अड़चन या परेशानी पैदा करेगा। तो इसी तरह से जो ग्रह होते हैं उच्च के बैठकर अलग फल देते हैं, और वही ग्रह जब नीच के होकर बैठे होते हैं तो वो अपना अलग फल देते हैं। अब ये तो थी कुंडली में उच्च और नीच राशियों के बारे में जानकारी। अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, और साथ ही अगर कोई और भी आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके भी मुझे पूछ सकते हैं या फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। तो इसके बाद जो मेरी अगली वीडियो होगी, अब उसमें मैं आपको ये और अच्छे से समझाऊंगी कि कौन सा ग्रह उच्च राशि में भी बैठा हुआ है और अच्छे से सबसे अच्छा प्रभाव वो कितने अंशों पर बैठा होगा, तब वो अच्छे से अच्छा प्रभाव दे सकता है, और कैसा वो फल देगा। अगर वो ग्रह नीच का है तो कितने अंशों पर नीच का बैठकर वो कितना खराब प्रभाव देगा। तो इसमें मैं आपको इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगी, और साथ ही साथ इसके साथ ही किस ग्रह से हम क्या क्या विचार कर सकते हैं, कौन सा जो ग्रह है वो शरीर के किस अंग पर क्या प्रभाव डालता है, इसके बारे में भी मैं समझाने का प्रयास करूंगी। जैसे सूर्य है, सूर्य हड्डी का कारक होता है, सूर्य कहाँ बैठा हो तो हड्डी के ऊपर, आदमी के दिमाग के ऊपर किस तरीके की वो परेशानी पैदा कर सकता है, कौन सा रोग दे सकता है, तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी प्रदान करूंगी। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।